हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधि स्थल चैनल। बोधि स्थल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शुभम कुमार और आज हम लोग क्लास 10th CBSE का सब्जेक्ट सिविक्स इन द सेंस पॉलिटिक्स के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म की बातचीत करेंगे। सेकंड चैप्टर हम लोग फेडरलिज्म पढ़ना है। उससे पहले एक आपके सामने मोटिवेशनल कोड ये है कि एक कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, एक कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन एक पतंग अपनी क्षमता के साथ उड़ता है। इसलिए भाग्य आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी क्षमता हमेशा ऊंचा उठाने में आपको सहायता करेगी। इसलिए हमेशा अपनी क्षमता कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, तो आगे आइए, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं, व्हाट इज द फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये क्लास 10th का चैप्टर है। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को समझना है व्हाट इज द फेडरलिज्म। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पावर शेयरिंग के बारे में। आई होप आपको पावर शेयरिंग बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोग समझ रहे हैं व्हाट इज द फेडरलिज्म। सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट दैट द फेडरलिज्म। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से जो है पिछले चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे बेल्जियम ने क्या किया था कि अपने जो प्रॉब्लम उसको जो हो रहे थे वो सॉल्व कर लिए थे, लेकिन श्रीलंका में सिविल वॉर होता रहा, जारी चलता रहा सिविल वॉर। और आइए इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आखिर फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, फेडरलिज्म बेल्जियम में कैसे सॉल्व कर लिया गया था। बेल्जियम जो है वो अपने यहाँ पावर को शेयर कर दिया गया था, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव दिस द पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि बेल्जियम was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional government and also the local government. Okay, इस तरह से बेल्जियम अपने जो प्रॉब्लम्स थे उसको सोल्व कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हम लोग यहाँ भी देखेंगे। ठीक है ना, कि किस प्रकार से श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक चीज हमेशा देखना है कि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल, यानी कि जब पावर का शेयरिंग होगा, समझ रहे हैं कि बेल्जियम में पहले केवल सेंट्रल से गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपना पावर शेयर कर देता है, आपको पता होगा कि वहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का, वहाँ पे डच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, डच और जर्मन बोलने वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो 59% आपके जो हैं वो डच बोलते हैं, फ्रेंच 40% बोलते हैं पूरे बेल्जियम में। तो बेल्जियम जो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम था वो यहाँ पे फेडरल के साथ से, अब कह रहा है कि यूनिटरी क्या होता है, तो जब भी यूनिटरी गवर्नमेंट की जब बात कही जाएगी तो केवल और केवल जो है जब सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे चलेगा, यानी कहने का मतलब कि पूरे सेंट्रल से जो है जब सरकार ऑर्गेनाइज की जाएगी तो उसको फिर यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पावर जो है एक लोगों के हाथ में ना रहे, उसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। जबकि श्रीलंका फेडरल सिस्टम नहीं बन पाया था, वो प्रयास कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो आज समझते हैं कि व्हाट इज द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज ए, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, यानी कि जब भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, हम इसको बहुत ही इजीली एग्जांपल से भारत सरकार इंडिया के लेते हैं। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो अपना 28 स्टेट इंडिया में है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर दिया गया। जैसे नया कोई लॉ बनाना तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से लॉ बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, भारत सरकार भी अपना कानून बनाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जब भारत सरकार अपना पावर स्टेट सरकार को दे दे, बांट दे, इस तरह के सिस्टम को फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे आपके घर में एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में दादाजी हैं मुखिया के रूप में। ठीक है, आपके जो पापा हैं वो 4 भाई हैं। ठीक है ना, और चारों भाइयों का मान लिया जाए कि शादी हो चुका है। ठीक है, लेकिन यदि चारों भाई जॉब भी करते हैं तो पूरा पैसा कहाँ जो है आते हैं तो अर्निंग पूरा दादाजी को दे देते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि यदि पूरे पैसा दादाजी के पास ही रहेगा तो चारों भाइयों को भी अपनी जरूरत होगी, उनकी अपनी फैमिली है, उनके अपने बच्चे होंगे, तो सारा का सारा पैसा दादाजी के पास चला गया। अब वो उनसे पैसा मांगेंगे दीजिए दीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि वो सारा सेंट्रलाइज हो चुका है। लेकिन यदि सभी लोग अपना अपना फैमिली को देखेंगे,
ठीक है, समय पड़ने पर, और एक हिस्सा मान लीजिए सेंटर जितना भी कमाते हैं आपके चाचा या मेरे जो भी है, उसका 5% जो है दादाजी को दिया जाए, बाकी ठीक है 90% 80% अपना फैमिली के ऊपर खर्च किया जाए। यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, यानी कि आप अपना परिवार भी देखिए और दादा दादी को भी जो है कुछ पैसा दीजिए देखने के लिए, यानी कि और अपने जरूरत के हिसाब से। इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी कि इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो भारत सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट के बारे में देखेगा, ठीक है, अपने यहाँ स्टेट को मैनेज करेगा और कुछ टैक्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। वही सेम कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे ओवरऑल भारत सेंट्रल को देखेगा और स्टेट को भी कुछ ना कुछ पावर दिया जाएगा। इस तरह के सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल बोलते हैं। तो इंडिया में तो ऐसा होता ही है, इसलिए इंडिया क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। ये देख लीजिएगा, इंडिया पे यहाँ पे फेडरल सिस्टम चलता है, यहाँ पे क्वासी फेडरल। इंडिया का जो मॉडल अडॉप्ट किया गया वो कनाडा के जो फेडरलिज्म है उसके आधार पर यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, कि आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फेडरलिज्म क्या है। यहाँ पे फेडरेशन में इतना चीज आने की कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट तो होगी ही होगी, यानी कि एटलीस्ट 2 होगा। एक जो गवर्नमेंट होगा वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो कॉमन कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रोविंस लेवल का हो सकता है, ठीक है, प्रोविंस लेवल का हो सकता है, स्टेट लेवल का हो सकता है, यानी कि एक सेंट्रल पूरे कंट्री के लिए और एक लोकल भी हो सकता है। और दोनों जो पावर हैं वो इंडिपेंडेंट ही इंजॉय करते हैं, दोनों का अपना अपना एरिया जुडिक्शंस जो है वो अलग अलग रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, मैप है ये, ठीक है, मैप में देखिए जितने भी रेड कलर से किए गए हैं वो सब क्या फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया था। हमारा देखो ये प्यारा सा इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया में देख लीजिए यहाँ भी क्या है, ठीक है, यहाँ भी फेडरलिज्म चल रहा है, फेडरलिज्म को ठीक है अडॉप्ट किए हुए है इंडिया भी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि फेडरलिज्म को अडॉप्ट किए हुए, थोड़ा सा ऊपर चला गया इसको जो है, हाँ, आपका फेडरलिज्म है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया है, फेडरलिज्म है। उसके बाद हमारा पाकिस्तान है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ब्राज़ील है, ठीक है, ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका यूएसए है, ये कनाडा है, रशिया है, ये सबसे यहाँ पे देख लो, ये बेल्जियम, बेल्जियम फेडरलिज्म का है, स्विट्जरलैंड फेडरलिज्म है, स्पेन फेडरलिज्म है, ऑस्ट्रेलिया फेडरलिज्म है, ठीक है ना, जर्मनी फेडरलिज्म नहीं है। तो आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका यहाँ पे फेडरलिज्म है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ से सवाल पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से देश यहाँ पे फेडरलिज्म को अडॉप्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं कि आखिर फेडरलिज्म है तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है। हर किसी का, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो क्लास 10 में, तो आपके कुछ क्वालिटी होंगे, कुछ फीचर्स होंगे, कि तुम बदमाश ज़्यादा होगा, ठीक है ना, घर में मम्मी पापा को परेशान करके रखा है, ठीक है ना, इसलिए तो तुम्हारे ये फीचर्स हैं। तुम्हारे जो नोटीपन रहेंगे, बदमाशी की वजह से लोग तुम्हारे सोसाइटी वाले मोहल्ला वाले नाम भी रख देते हैं, ठीक है ना, ये देख लो, ठीक है, पढ़ाकू है, तो ज़्यादा पढ़ने वाला है तो कहेगा पढ़ाकू है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें नाम वगैरह भी रख देते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जो क्वालिटी है, तो यहाँ पे सिस्टम हम लोग फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म का भी अपना एक क्वालिटी होगा, ठीक है, फीचर्स होंगे। तो आइए समझते हैं, ठीक है, की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से सवाल पूछता है कि प्लीज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द ओके फेडरलिज्म, या व्हाट इज द फेडरलिज्म एक्सप्लेन विद द फीचर्स, ओके, एटलीस्ट 2 फीचर्स 3 फीचर्स। तो पहला फीचर्स है कि देयर आर द 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पहला फीचर्स है कि फेडरलिज्म में कम से कम 2 या 2 से अधिक टीयर की गवर्नमेंट होगी। टीयर कह सकते हैं या फिर लेवल कह सकते हैं, यानी कि एक तो सेंट्रल और एक स्टेट, कम से कम तो 2 होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 एंड मोर लेवल का गवर्नमेंट देखिए कम से कम 2 होना ही चाहिए, तभी वो फेडरलिज्म कहलाएगा। सेकेंड फीचर्स है कि डिफरेंट टीयर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, ठीक है, दोनों जो टीयर की गवर्नमेंट है, दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है वो सेम ही सिटीजन पे शासन करेंगे, रूल करेंगे, बट द ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शंस। ज्यूरिडिक्शंस का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। देखिए यहाँ पे ज्यूरिडिक्शंस का मीनिंग दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि द एरिया ऑफ ओवर विच द समवन
हैज लीगल ऑथोरिटी, यानी कि वैसा एरिया जिसके अंदर में काम करने का लीगल ऑथोरिटी मिला हुआ है। जैसे बिहार है, तो बिहार सरकार के, अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, ठीक है ना। तो ये इनका ये नहीं है कि जाके यूपी में जाकर कुछ करेंगे, ये जो कुछ भी करेंगे डिसीजन लेंगे वो पूरे बिहार में ही होगा। इनका अपना एक एरिया है, पूरे बिहार का अपना एक, उसी को बोलते हैं जुडिक्शंस बोलते हैं। तो हर किसी का लिमिटेशन है। अब तुम क्लास 10 में पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमको हम जो है पढ़ा दे ग्रेजुएशन वाला, तुम कहोगे सर जो है देखो क्या पढ़ा रहे हैं, या तो तुम हमको पागल कहोगे या तो तुम कहोगे हम पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारा एक लिमिट है, तुम्हारा एक जुडिक्शन है, एरिया है, ठीक है ना। और वो कैसा हो सकता है, ज्योग्राफिकल होगा, बाउंड्रीज होंगे और सर्टन काइंड ऑफ द सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तुमको, हम SST और तुमको मैथ बताने लग जाएंगे, देखो बाबू A+B का होल स्क्वायर ये होता है, देखा होगा ना कि सर जब मैथे पढ़ाना है तो फिर कहा SST लेकर बैठे हुए हैं, यही चीज़ें हैं, SST मैथ पढ़ाइए। तो इसलिए कहा गया कि लेजिस्लेशन एंड टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहने का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम बिहार है या फिर और भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जो पॉलिसी या कोई लॉ बनाएगी तो वहाँ के लोग भी फॉलो करेंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट है, तो वो कोई भी लॉ बनाएगी तो, लेकिन दोनों तो सिटीजन तो सेम ही है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, सामने तुम हो गधे, सुनो, ठीक है, तो तुम हो, मैं हूँ, दोनों हम लोग सिटीजन्स हैं। तो पहला तो तुम्हारा आधार कार्ड जाके देखो, भारत सरकार लिखा होगा, बिहार सरकार नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। कोई भी तुम्हारे पास पहचान पत्र है बिहार का? नहीं है, ठीक है। या फिर कोई भी राज्य का है, जिस राज्य से तुम पढ़ रहे हो, स्टेट देख रहे हो, वहाँ का है? नहीं है। यानी कि हम लोग के पास में केवल जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन तुम नागरिक तो हो अपने स्टेट का, अपने एरिया का, तो सेम ही नागरिक हो ना। लेकिन हर किसी का कार्यक्षेत्र अलग है, भारत सरकार का कार्यक्षेत्र अलग है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कार्यक्षेत्र अलग है, जुडिक्शंस अलग है। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट टीयर की गवर्नमेंट होगी, लेकिन रूल क्या करेगा? दोनों सेम ही सिटीजन्स पे करेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है जैसे 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 टैक्स कलेक्ट करना किसी और का, जैसे अब देख लो स्टेट में रोड्स कितने टाइप के होते हैं, स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है। तो स्टेट हाईवे पे टैक्स थोड़ी है कि भारत सरकार कलेक्ट कर लेगी, स्टेट हाईवे का टैक्स जो है राज्य सरकार को जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, ठीक है। लेकिन नेशनल हाईवे का जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो टोल लगा रहता है, इतना बड़ा सा टोल प्लाजा लिखा रहता है, ठीक है, जिसपे देखो बवाल उठा हुआ है कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अब टोल प्लाजा पे रुकना ही नहीं पड़ेगा, जाओगे एकदम पूरा स्पीड में 80 के स्पीड में पार कर जाओ, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी ला देंगे, रोड के गड्ढे नहीं भर रहे हैं और कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी फास्ट ला देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है? तो अभी जो है कुछ भी हवा में मारते रहते हैं इन लोग, आजकल जो है भारत सरकार में कुछ भी होते रहता है बाहर, ठीक है। देख लो अभी नीट का पेपर जो है कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, एग्जाम सेंटर चले जा रहे हैं कहाँ कहाँ, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कह रहा है कि द जुडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल or the tiers of the government are specified in the constitutions, and so existence and the authority of the each tier of the government is constantly, ठीक है, granted। कहता है कि जितने भी इसके जो जुडिक्शंस हैं रेस्पेक्टिव, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो सारा स्पेसिफाइड है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिया गया कि देख लीजिए ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, दोनों आपस में फाइटिंग ना करें। अरे तुम दोनों भाई हो तो पापा कैसे कह देते हैं कि देखो बाबू तुम्हारा ये शर्ट पैंट, तुम्हारा साइकिल है, ये तुम्हारा छोटे भाई क्या है, तो दोनों झगड़ा कर जाओगे। हाँ, एक ही साइकिल पे रहोगे तो झगड़ा करोगे ना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो अब दो भाई लोग है, ठीक है, और दोनों को एक ही चीज मिल जाए, एक ही शर्ट बोल दे, दोनों हम पहनेंगे, हम जो ताकतवर रहेगा वो करेगा। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें है। अगर आपको the fundamental provisions of the constitutions cannot be, ठीक है, unilaterally changed by one level of the government, such a changes require to consent of the both level of the government। कहता है जो कुछ भी फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, वो केवल एक लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकता, बोथ लेवल की गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, तो मान लो कि फंडामेंटल राइट्स मुझे मिला हुआ है, हम लोग को 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, और फंडामेंटल राइट्स मिला है तो इसमें कुछ चेंज करना है या किसी को हटाना ही है, ठीक है, तो इसमें दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सहमति होनी चाहिए, तभी कुछ चेंज हो पाएगा, ठीक है। तभी तो 1/2 मेजोरिटी वहाँ पे चाहिए ना, ठीक है, लोकसभा में कुछ भी नया लॉ बनने के लिए, ठीक है, तो स्टेट की भी पॉलिसी चाहिए, इसलिए इतना इजीली कोई लॉ चेंज नहीं होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कि कोर्ट हैव द पावर
टू इंटरप्ट, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस of and the power different level of the government. The highest court act as the umpire of the dispute arise between the different level of and exercise their the respective power. यदि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस में भिड़ गया, ठीक है ना, फाइटिंग कर लिया, लड़ाई कर लिया कि कहीं जो है, जैसे अभी रिसेंटली जो हो रहा था ममता बनर्जी पश्चिम वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, सोच लो कि 2014 से बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, ठीक है, और कोई भी बीजेपी की स्कीम जो है वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, ममता बनर्जी सबको रोक के रखा था। तो मान लो कि यहाँ पे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो कोर्ट ही है जो इंटरफेयर कर सकता है किसी भी चीज को लेकर के, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उस पावर को लेकर के, या फिर कौन सा पावर, कितना पावर स्टेट गवर्नमेंट को, कितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। यानी कि सिंपल सा मामला है, ठीक है, कि यदि जो है मान लिया जाए, ठीक है, कि बेटा और पोता में लड़ाई हो जाए तो दादाजी एम्पायर के रूप में, ठीक है ना, या फिर अलग से एक व्यक्ति जो है जो जुडिक्शंस के रूप में देख रहा है, वो हमारे क्या कोर्ट है, हमारे क्या हाईएस्ट कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि कोर्ट ही जो है ऑब्जर्व क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है, वो पावर को डिफाइन कर देगा कि क्या है कि नहीं। तो ये 6 फीचर्स हैं, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इतने सारे फीचर्स जो हम लोग को पढ़ना है। आगे आप देख लीजिए फीचर्स हैं, ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर फीचर्स कह रहा है आपको कि सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब सबका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पैसा कैसे कमाएगा, कहाँ से किसका पैसा आएगा। अभी एग्जांपल दिया आपको स्टेट हाईवे और, ठीक है, नेशनल हाईवे। अब जैसे बिहार में शराब नहीं बिक रहा है, बिहार में शराब नहीं बिक रहा है, तो उसका रेवेन्यू कहाँ गया, ठीक है। तो देख लो बिहार में पेट्रोल बिकता है, ठीक है, 115, ठीक है, 115 रुपये में मिल रहा है 16 में, क्योंकि बगल में देख लो हमारे क्या यूपी है, झारखंड है, वहाँ पर शराब बिकती है, ठीक है। तो रेवेन्यू कहाँ से क्रिएट होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, सबका अपना अपना स्पेसिफाइड है, ठीक है ना। जैसे स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे पे जो टैक्स होगा, रोड टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के खाता में चला जाएगा, ठीक है। जो नेशनल हाईवे जो टैक्स आएगा वो चला, रेलवे जो इनकम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है, जितने भी रेलवेज कर्मचारी हैं सबको जो है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो दोनों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं दोनों झगड़ा करने लगे, ठीक है। 7 नंबर और लास्ट फीचर्स है कि द फेडरलिज्म सिस्टम दस, ठीक है, हैज़ द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला टू सेफगार्ड एंड दूसरा है प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। कहता है कि ये तो एक तो सेफगार्ड है, बचाता है, बात भी सही कर रहा है, यानी कि पावर बांट दिया है तो झगड़ा काहे ला करेगा लोग, ठीक है। दूसरा यूनिटी, एकता बनाए रखता है, चलो भैया मिलजुल के खाएंगे, गंगा नहाएंगे, ठीक है, यानी कि इसको रखता है, आपस में ही बांट के रहेंगे, ठीक है। इसको ये ध्यान रखना। 2 एस्पेक्ट्स है, ठीक है, क्यूरिशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिस फॉर द फेडरलिज्म, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज द 2 लेवल ऑफ द पावर शेयरिंग, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये पावर शेयरिंग जो है एन आइडियल फॉर फेडरलिज्म सिस्टम हैज द बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी कि फेडरलिज्म का 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला एक होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रस्ट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रस्ट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और एक साथ मिल करके चलना, लिव टुगेदर, एक साथ रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फेडरलिज्म के फीचर्स है। तो आपको ये 7 के 7 फीचर्स याद कर लेना है या लिख लो इसको, जैसे ही जो है सारे पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिखिए, ठीक है, तो बेटर रहेगा। जितना आप लिखेंगे उतना, एसएसटी में यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना है तो कुछ नहीं करना, जितना कहानी सुनिए, जितना स्टोरी कीजिए, उसको रिलेट कीजिए और एग्जाम्पल के साथ में उसको लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉपिक हमारा है फेडरलिज्म के जो टाइप्स हैं, उसके आधार पर जो है फेडरलिज्म को 2 टाइप्स में कहा गया, ठीक है ना। जिसको पहला टाइप है वो एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ठीक है, और दूसरा आपका होल्डिंग टुगेदर रहता है। तो फेडरलिज्म के जो टाइप्स हैं वो फॉर्म है 2 टाइप्स के हैं, तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, तो समझिए इस चीज़ को कि कमिंग टुगेदर यानी कि फर्स्ट रूट द इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्टेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एंड कम टुगेदर देयर ऑन द टू फॉर्म टू बिगर यूनाइट एंड सो दैट बाय द पुलिंग sovereignty and the retain the identity can increase the security। अब एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं कि जो है, ठीक है, एक घर में एक व्यक्ति हैं, वो
5 उनके बेटे हैं और पांचों के पांचों बेटे जॉब करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। और सब लोग अलग अलग रहता है, कोई जो है आपका कोई आपको दिल्ली कमा रहा है, कोई आपको कोलकाता में कमाता है, कोई आपको जो है मुंबई में कमाता है, कोई यानी कि पांच पांच शहर में है, ठीक है। तो पांचों के पांचों शहर में पांचों अपना इंडिपेंडेंट फैमिली लेकर के वहीं जीवन जी रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति जो फादर है, जो उनके फादर हैं वो गांव पे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पांचों अलग नहीं है, पांचों अलग अलग जॉब कर रहा है, अलग अलग कमा रहा है, अलग अलग खा रहा है, घर से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन पांचों अलग नहीं है। पांचों मिल करके यूनाइट, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, विपत्ति आता है तो सब लोग रहता है, यानी कि और यदि छुट्टी वगैरह होता है तो पांचों घर पे आता है, गांव पे मिलता जुलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि पांचों अलग अलग रह के कमाता खाता पीता सब कुछ चल रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबकी अलग पहचान भी है, लेकिन जब कभी भी कोई प्रॉब्लम का आ जाए, एक साथ चलने का आ जाए, तो सब लोग आपस में मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, यानी कि यहाँ पे स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा। हो सकता है कि स्टेट के पास पावर ज्यादा हो सेंट्रल के पास, लेकिन सारे स्टेट मिल करके एक यूनाइट बनेगा, एक बनेगा और नया एक क्षेत्र बनेगा। जैसे अमेरिका में आपको जो है डबल सिटीजनशिप मिल जाते हैं, एक जिस स्टेट में आप रहेंगे वहाँ का और एक आपका यूएसए अमेरिका का चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए कि कमिंग टुगेदर में क्या होता है, कमिंग टुगेदर में स्टेट या तो इक्वल हो सकते हैं या तो फिर जो है पावर उसके पास ज़्यादा होगा। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो स्टेट हैव द इक्वल पावर एंड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट, या तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर हो सकता है क्या कि जो है इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सेकंड आपका होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होल्ड करके रखना, लटकाए रखना, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ होल्डिंग में क्या है कि मर्जी था अलग होने का पांचों बेटे को, लेकिन जबरदस्ती जो है दादाजी एकदम धमकी दे रखे हैं, ठीक है ना। यदि तुम पांचों अलग हो गया तो समझना मेरे मरने के बाद ही अलग होना है। ऐसा धमकी गाँव देते मिलता ही मिलता, जब तक हम जिंदा है तब तक अलग नहीं होने देंगे, ठीक है ना। इस तरह की कहानी है। तो उसी प्रकार से जब वो और सबको होल्ड करके रखना है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में सभी स्टेट्स को जो है बांध करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है। और जो सेंट्रल के पास में पावर ज्यादा है, यानी कि दादा के पास पावर इतना है कि वो पांचों बेटे को जो है होल्ड करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं कि तुम जा नहीं सकता। सारा पैसा ले रहे हैं, अपने पास जमा ले रहे हैं, कह रहे हैं लो तुम 20,000 कमा रहे हो, तुमको 5,000 रुपये खर्चा दे रहा है, बस इतना ही देवे करेंगे, बाकी घर का विकास, डेवलपमेंट, तुम्हारी सुरक्षा सब हम देखेंगे, ठीक है ना। तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही हमारे क्या है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा टैक्स जाता है सेंट्रल को, सेंट्रल सरकार जो है वो हर स्टेट को अपने हिसाब से देता है, और बाकी राज्यों की सुरक्षा करना, ठीक है, क्या होगा कि नहीं होगा, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है हमारे यहाँ। स्टेट गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाता है और अपने राज्यों को हिसाब से, अपने हिसाब जितना पैसा उसको मिलता है उतना में वो विकास करने का काम करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, इसको होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं। और इस होल्डिंग टुगेदर में क्या कौन कौन से, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ठीक है। और ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसको बोलते हैं। इसमें स्टेट जो है उसके पास पावर नहीं है, सेंट्रल के पास पावर है, ठीक है। सेंट्रल पावरफुल ज़्यादा है किससे, स्टेट से। तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, पावरफुल है वो, ठीक है ना। बस तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और वो हमारा नया टॉपिक रहेगा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ डाउट्स रहते हैं तो शेयर जो है आपको कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये जो लोग भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनको आप इसको भेज दीजिए, सीबीएसई बोर्ड से जो कुछ पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी जो है सिविक्स कर रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर जो है हम और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और ये गारंटी है मेरी, यदि आप साथ में पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं और जिस तरह से हम कहते हैं उतना करते रहिए, 100 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा एसएसटी में, ठीक है। इतना बस करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद।